नमस्कार सभी को। आज हम लोग जिस विषय को लेके आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अभिभावकों के लिए और जो बहुत छोटे हमारे दृष्टि दिव्यांगजन बालक होते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो उन दृष्टिबाधित बालकों के अभिभावकों और जूनियर क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो बीएड या एमएड तथा डीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं शरीर की छवि का दृष्टि दिव्यांगजन बालकों के जीवन पर उपयोगिता। नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल है। मैं NIEPVD में मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ। और अक्सर क्या होता है, जब हम लोग ओरिएंटेशन मोबिलिटी का प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो कई बार हम लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उनमें से एक है जो दृष्टि दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनको अपने शरीर की छवि और शरीर की जो अवधारणा है उनकी समझ में बहुत कमी होती है। और कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि जो सरल दिशा ज्ञान होता है, जैसे हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं दाईं ओर मुड़िए या बाएं ओर मुड़िए या पलटकर पीछे की तरफ जाओ, इस प्रकार के जो जुमले होते हैं वो इसको भी समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण उनकी प्रशिक्षण में अतिरिक्त बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा उन्हें विशेष क्लिनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। हम देखते हैं और कई विशेषज्ञ भी सुझाव देते हैं कि इस प्रकार के दृश्य सूचना से वंचित जो भी बालक या बालिकाएं हैं उनके अनुस्थिति ज्ञान के मजबूत आधार के लिए दृष्टिबाधित बालकों के खुद के शरीर की समझ बहुत जरूरी है। और भविष्य में जो भी ओरिएंटेशन होगा या अनुस्थिति ज्ञान होगा उसको उन्नत करने में बालक के अपने शरीर की अवधारणाओं का बेहतर अनुभव कारगर सिद्ध हो सकता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो दृष्टिवान बच्चे होते हैं जीवन के पहले कुछ दिनों के भीतर ही स्थिर तथा अस्थिर वस्तुओं को देखना आरंभ करते हैं तथा उसकी प्रतिक्रिया भी करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए 1 या 2 हफ्ते बाद जब उन्हें अपने हाथ और पैरों की स्थिति का पता चलता है और कुछ दिनों के बाद में उन हाथ और पैरों को वो मूवमेंट करते हैं और उसका आभास उनको होने लगता है। हाथ पैरों की जो गतिविधियां होती हैं उसको थोड़े दिन के बाद में नियंत्रित करते हैं और इतना नियंत्रित कर पाते हैं और उनको नियंत्रित करके कुछ काम करना सीख जाते हैं। मैं बालों के शिशु काल की ही बात कर रहा हूँ। इतना प्रयोग करना सीख जाते हैं कि वे अपने हाथों से दूध के बोतल को पकड़ना और हाथों, कलाई और कोहनी की विशेष कोण बनाते हुए दूध के बोतल को अपने मुंह तक ले जाना और दूध का सेवन करना बोतल के माध्यम से, ये वो लोग कर पाते हैं। यानी कि एक छोटा सा स्किल है लेकिन वो कर पाते क्योंकि उनको दृश्य सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बालक जैसे जैसे मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होता चला जाता है वह उसकी शारीरिक गतियों में गुणात्मक नियंत्रण प्राप्त करता चला जाता है और उसकी अपनी देह छवि में निरंतर सुधरती चली जाती है। और क्यों ना हो, जो दृष्टिवान बालक होते हैं उनकी मदद के लिए संसाधन भी मौजूद हैं। स्वयं को दर्पण में देखना, अपने संगी साथी के अंगों को निरीक्षण करना तथा उनके जैसे ही अपने आप को ढालना, उनके जैसे ही अपने आप को कार्य रूप देना, अपने भाई बहनों, अभिभावकों के चाल ढाल, भाव भंगिमाएं और विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए अलग अलग शारीरिक गतिविधियों से गुजरने के विज्ञान को वह जाने अनजाने अपने मस्तिष्क में स्थान देता है ताकि समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। चलना, झुकना, बैठना, रेंगना, दौड़ना, उछलना, चढ़ना, उतरना, लटकना, नृत्य करना, योग करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना इत्यादि इत्यादि क्रियाकलापों से उसकी अपनी बॉडी इमेज का निर्माण कार्य चल रहा होता है। दृष्टिवान बालक की देखने की क्षमता के कारण उनमें सामान्य स्थान संबंधी विषयों जैसे स्थान में उपस्थित वस्तुओं के बीच संबंधों
उनके बीच दूरियां, उनके माप, उनका प्रतिचित्रण इत्यादि के निरूपण करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है और उन्हें खुद के और अपनी दुनिया के अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं, के बारे में जानकारी दृश्य सूचनाओं से लगातार मिलती रहती है। वे स्थान संबंधी विषयों को स्वतः ही नैसर्गिक रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। वहीं हमारे जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, बिना गहन और व्यवस्थित प्रयास के स्थानिक जागरूकता प्राप्त करने में उन्हें बड़ी कठिनाई महसूस होती है। अन्य सभी बालकों की भांति दृश्य सूचनाओं से वंचित विशेष बालकों की जो शारीरिक अवधारणा का जो विकास है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इन बच्चों के वातावरण में स्वयं को ढालने, वातावरण की खोज खबर लेने, वस्तुओं को स्पर्श कर उनके आकार प्रकार को प्राप्त करने, अन्वेषण करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक और आकर्षित हो जाता है और उसे इसके साथ अपने आप वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति की प्राप्ति करता है। हाँ, यह बात दीगर है कि जो दृश्य हानि वाले बच्चे होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनमें कुशल स्थानिक रिसेप्टर्स का अभाव होता है। इसके लिए शिक्षक उन्हें महत्वपूर्ण स्थानिक अवधारणाओं और धारणा का प्राप्त करने के लिए सुनना यानी कि श्रवण, घ्राण यानी कि सूंघना, स्पर्शीय यानी कि टैक्टाइल और शेष इंद्रियों बाकी शेष दृष्टि का भरपूर उपयोग क्षतिपूर्ति की तरह, कंपनसेटरी स्किल की तरह अपनी शिक्षा रणनीति के रूप में कर सकता है। इससे दृष्टिबाधित बालकों में अवधारणा का विकास, कोटेशन में बोल रहा हूं, लगभग सामान्य, कोटेशन क्लोज, होने की संभावना बढ़ जाती है। जब बच्चे शरीर के विभिन्न भागों को पहचान करने में सक्षम होते हैं तो शरीर के अंगों के कार्य का वर्णन करना भी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए कान हमें ध्वनि सुनने में सक्षम करते हैं। हाथों से पकड़, हाथों से सहारा और हाथों से अलग अलग कार्यों को निपटाने के लिए इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए ये हम आराम से बता सकते हैं। पैर खड़े होने के दौरान शरीर का भार उठाने में क्षमतावान है और इसका अन्य प्रयोग चलने, दौड़ने, अन्य क्रियाकलापों में इसकी उपयोगिता है। आंखें हमें देखने में सक्षम बनाती हैं। दांतों, जबड़ों, जीभ का उपयोग हम भोजन को चबाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से दृष्टि दिव्यांगजन बालक के शारीरिक अवधारणा की समझ को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को हमेशा ध्यान देना चाहिए। बालक की प्रारंभिक बचपन के अनुभव और स्थानिक संबंधों और बच्चे के तत्काल वातावरण के भूगोल के बारे में उन्नत समझ कितनी है इसकी परख अवश्य होनी चाहिए, सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले शिक्षकों को अनुस्मृति ज्ञान एवं गतिशीलता की अवधारणाओं का प्रारंभिक जांच करना सुनिश्चित करना जरूरी होता है। मोबिलिटी से संबंधित जो भी बुनियादी अवधारणाएं हैं उसमें शरीर की जागरूकता, शरीर के सतहों, शरीर के विभिन्न भागों, पार्श्व या दिशात्मकता की जो जरूरी जांच होती है वह अपने जांच सूची में जरूर शामिल करें। अनुस्थिति ज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं जैसे स्थिति, आकार, माप, स्थलाकृति, बनावट और तापमान की अवधारणाओं के साथ साथ कंपास, दिशा इत्यादि की भी जांच परख करना जरूरी हो जाता है। तो अगली बार मैं अगले विषय को उठाते समय जांच सूची, हमारे जो बॉडी अवेयरनेस की जो जांच सूची होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे आशा है आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, सुनेंगे और इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।